तो यहाँ पर देखिए जो पिछला क्वेश्चन था, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4.788 ऐसे आता जाएगा, 8 नहीं आएगा, ये हमारा आएगा 4.78333 करके ऐसे आता जाएगा। तो अब ये चूंकि नीचे वाली संख्या में 2 ही सार्थक अंक हैं, ऊपर वाली में 3 है, तो हम 2 ही सार्थक अंक तक लेंगे, तो इस 2 अंक तक ही लेना पड़ेगा। अब ये 8 है तो 5 से अधिक है, तो इस 7 को 8 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4.8। तो यही 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर लिखा गया है। आइए अब आगे देखते हैं। अंकगणितीय परिकलनों के परिणामों में अनिश्चितता निर्धारित करने के नियम। इंग्लिश में इसके बोलेंगे रूल्स ऑफ डिटर्मिनेशन द अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक कैलकुलेशन। अरिथमेटिक का मतलब अंकगणितीय। तो वही कह रहा है अंकगणितीय परिकलन मतलब कैलकुलेशन के परिणामों में अनिश्चितता निर्धारित करने के नियम। तो अंकीय संक्रियाओं में संख्याओं मापित राशियों में अनिश्चितता या त्रुटि निर्धारित करने संबंधी नियमों को निश्चित उदाहरणों के द्वारा समझा जा सकता है। अब देखिए एग्जाम्पल दिए गए हैं, इनको समझते हैं। यदि किसी पतली आयताकार शीट की लंबाई और चौड़ाई किसी मीटर पैमाने से मापने पर क्रमशः 16.2 सेंटीमीटर एवं 10.1 सेंटीमीटर है लंबाई और चौड़ाई, तो यहाँ प्रत्येक माप में 3 सार्थक अंक हैं। इसमें भी 3 है 1 2 3, इसमें भी 3 है 1 2 3। इसका अर्थ है कि लंबाई को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो लंबाई L = 16.2 प्लस माइनस 0.1। प्लस माइनस 0.1 इसलिए लिख रहा है क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक इसमें भी है, दशमलव के बाद एक अंक इसमें भी है। अब 0.1 सबसे छोटा है, तो यही 0.1 की त्रुटि हो सकती है, इसीलिए प्लस माइनस 0.1 लिखा है। कहने का मतलब 16.2 को मैं प्लस माइनस 0.1 यानी 0.1 कम या 0.1 ज़्यादा हम लोग माप सकते हैं। अब देखिए इसको प्लस माइनस 0.6% कैसे लिखा। तो इसको इस तरीके से लिखा है कि 16.2 में 0.1 सेंटीमीटर की त्रुटि हो सकती है, चूँकि इसलिए 1 में 0.1/16.2, इसलिए 100 में, क्योंकि 100 में ही तो प्रतिशत लिखेंगे, तो 0.1/16.2 गुणे 100, तो ये हमारा आ जाएगा 0.6172839506 इतना दूर तक आएगा। अभी हमने कैलकुलेटर से निकाला, तो इसी को 0.6% लिख दिया है, क्योंकि ये संख्या 1 है इसलिए 6 को बढ़ाया नहीं जाएगा, 5 से कम है क्योंकि। तो ये हो गया। इसी प्रकार चौड़ाई को इस प्रकार लिखा जा सकता है। लंबाई को इस तरह लिखा, चौड़ाई इतनी है 10.1, तो b को 10.1 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर की त्रुटि हो सकती है, क्योंकि पॉइंट के बाद छोटा 1 है, ये 2 बड़ा है, ये छोटा है, तो 0.1 यानी कम से कम इतनी त्रुटि हो सकती है। तो पॉइंट प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अब इसी प्रकार इसको प्रतिशत लिख दिया, जैसे ऊपर निकाला है वैसे इसको निकाल लीजिएगा कि 0.1 की त्रुटि है, 10.1 में 0.1 की त्रुटि है, इसलिए 1 में 0.1/10.1
इसलिए 100 में 0.1 अपान 10.1 इंटू 100 करेंगे तो ये 1% आ जाएगा। तो इस तरीके से ये निकल के आ गया। अब देखते हैं तब त्रुटि संयोजन के नियम का उपयोग करने पर दो या अधिक प्रायोगिक मापों के गुणनफल की त्रुटि। तो अब गुणनफल, अब हमको अगर क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई गुणे चौड़ाई होगा, तो L इंटू बी कर दिया, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अब पहले इनको जोड़ लेंगे, इनको सीधा सीधा जोड़ लेंगे तो ये हमारा तो 16.2 में 10.1 का गुणा करेंगे तो ये हमारा 163.62 आ जाएगा। 163.62 आ जाएगा जब 16.2 में 10.1 का गुणा करेंगे, इतना आ गया। अब प्लस माइनस अब इसमें त्रुटि कितना होगी, तो त्रुटि को जोड़ेंगे तो 1% ये है, 0.6% ये है, जोड़ेंगे तो 1+1.6% हो जाएगा प्लस माइनस। तो इतना त्रुटि हो सकती है अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो ये हमारा आ जाएगा। तो अब इसको देखिए यहाँ पे जैसे प्रतिशत लिखा था तो इसको हमें फिर चेंज करना है। तो प्रतिशत का मतलब 100 में, तो 100 में 1.6 है, इसलिए 1 में 1.6/100, इसलिए इतने में 163.62 में कितना होगा, तो 1.6/100 गुणे 163.62। इसको कैलकुलेट किया तो आ गया 2.61792। तो वही 2.6 लिखा, क्योंकि यहाँ पर 1 छोटा है तो 6 को बदला नहीं जाएगा, और दशमलव के 1 अंक तक ही, इसमें 1 सार्थक अंक तक ही कैलकुलेशन किया गया है। ये जो माप दी गई हमको, तो इसलिए हम 1 अंक तक ही इसको लिखेंगे। अब आगे देखिए, कह रहा है इस उदाहरण के अनुसार हम अंतिम परिणाम को इस प्रकार लिखेंगे। अब इस उदाहरण के हिसाब से लंबाई गुणे चौड़ाई को क्या लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पर इस तरह लिखेंगे। 163.62 है तो ये 6 है, 5 से अधिक है तो इसको 4 कर दिया, 164, ये पूरा हटा दिया। प्लस माइनस ये 6 है, 5 से ज़्यादा है तो इसको 2 को 3 कर दिया। तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 164 प्लस माइनस 3 सेंटीमीटर इसने लिख दिया। अब देखिए ये कह रहा है कि यहाँ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आयताकार शीट के क्षेत्रफल के आकलन में की गई त्रुटि अथवा अनिश्चितता है। अब यहाँ पर देखिए इसको इस तरह क्यों लिखा, 163.62 को 164 लिख दिया, 2.6 को 3 लिख दिया। यह इसलिए लिखा कि मान लीजिए अगर किसी चीज़ का हम गुणा करें, मान लीजिए 0.01 के साथ 0.01 का गुणा करें तो ये 0.0001 आ जाएगा। 4 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो 1 2 3 अंक ये हो जाएंगे 0 के, और ये 1 हो जाएगा। तो इतना मतलब जितना था उसका कितने गुना और कम हो गया। तो इसलिए दशमलव के बाद जो अंक हैं इनका जब गुणा किया गया तो बहुत गुना कम हो गया, इसलिए इसने डायरेक्ट बिना दशमलव के बाद अंक लिए इतना लिख दिया है। तो ये इतना लिख दिया है इसने। अब देखिए अगला पॉइंट देखते हैं। यदि किसी प्रायोगिक आंकड़े के समुच्चय में n सार्थक अंकों का उल्लेख है तो आंकड़े के संयोजन से प्राप्त परिणाम भी n सार्थक अंकों तक वैध होगा। तो इसको समझिए, यदि किसी प्रायोगिक आंकड़े के समुच्चय में n सार्थक अंकों का उल्लेख है तो आंकड़े के संयोजन से प्राप्त परिणाम भी n सार्थक अंकों तक वैध होगा। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। If a set of experimental data is specified to n significant number, कोई एक्सपेरिमेंटल डाटा हमको दिया गया है, उसमें
इनसिग्निफिकेंट नंबर हैं। ए रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग द डाटा, समुच्चय का मतलब कंबाइंड करना, समूचा कर दिया गया अलग अलग जो पड़ा था। तो ए रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग द डाटा, तो जो डाटा को कंबाइंड किया गया उससे जो रिजल्ट प्राप्त होगा विल आल्सो बी वैलिड टू एन सिग्निफिकेंट नंबर, तो उसको भी हम एन सिग्निफिकेंट नंबर तक ही वैलिड मानेंगे। तो वही कह रहा है कि यदि किसी प्रायोगिक आंकड़े के समुच्चय में एन सार्थक अंकों का उल्लेख है तो आंकड़े के संयोजन से प्राप्त परिणाम भी एन सार्थक अंकों तक वैध होगा। अब देखते हैं, तथापि यदि आंकड़े घटाए जाते हैं तो सार्थक अंकों की संख्या कम की जा सकती है। जैसे उदाहरण 12.9 ग्राम में 7.06 ग्राम दोनों 3 सार्थक अंकों तक विनिर्दिष्ट हैं। 12.9 और 7.06, 1 2 3 सार्थक अंक, 1 2 3, दोनों में 3 सार्थक, परंतु इसे 5.84 ग्राम के रूप में मूल्यांकित नहीं किया जा सकता है, बल्कि केवल 5.8 ग्राम लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें दशमलव के 1 अंक बाद तक ही संख्या है, तो दशमलव के 1 अंक बाद तक ही संख्या लिखी जाएगी। क्योंकि संकलन या व्यवकलन मतलब जोड़ने या घटाने में अनिश्चितताएं एक भिन्न प्रकार से संयोजित होती हैं। जो अनिश्चितताएं हैं, जो कैलकुलेशन में क्लियरिटी नहीं है, उसको भिन्न प्रकार से संयोजित किया जाता है। कैसे? संकलित या व्यवकलित की जाने वाली संख्याओं में दशमलव के बाद कम से कम अंकों वाली संख्या, ना कि कम से कम सार्थक अंकों वाली संख्या निर्णय का आधार होती है। इसको ध्यान दीजिए कि अगर दशमलव लगा है तो उसके बाद कम से कम कितने अंक वाली संख्या है, ना कि कम से कम सार्थक अंकों वाली संख्या। इसको ध्यान देना है कि दशमलव के बाद इसमें 1 अंक है तो दशमलव के बाद परिणाम में भी 1 अंक लिया गया। ये नहीं मतलब है कि इसमें 2 सार्थक अंक होगा, इसमें 3, इससे नहीं मतलब है। तो वही कह रहा है कि संकलित या व्यवकलित मतलब जोड़ने या घटाने में की जाने वाली संख्याओं में दशमलव के बाद कम से कम अंकों वाली संख्या, ना कि कम से कम सार्थक अंकों वाली संख्या निर्णय का आधार होती है। तो इसको ध्यान दीजिए। अब अगला पॉइंट देखते हैं। किसी संख्या के मान में आपेक्षिक त्रुटि जो विनिर्दिष्ट सार्थक अंकों तक दी गई है, न केवल n पर वरन दी गई संख्या पर भी निर्भर करती है। इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। कह रहा है द रिलेटिव एरर ऑफ ए वैल्यू, आपेक्षिक त्रुटि किसी वैल्यू की है, ऑफ नंबर स्पेसिफाइड टू सिग्निफिकेंट फिगर डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन n बट आल्सो ऑन द नंबर इटसेल्फ। केवल सिग्निफिकेंट नंबर पे डिपेंड नहीं करेगी बल्कि उसके नंबर पे भी डिपेंड करेगी कि कितने नंबर हैं उस संख्या में। तो वही कह रहा है कि किसी संख्या के मान में आपेक्षिक त्रुटि यानी रिलेटिव एरर जो विनिर्दिष्ट सार्थक अंकों तक दी गई है, न केवल n पर वरन दी गई संख्या पर भी निर्भर करती है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल देखा जाएगा। तो एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा, जैसे द्रव्यमान 1.02 ग्राम के मापन में यथार्थता ±0.01 ग्राम है, मतलब ±0.01 ग्राम तक नाप सकते हैं। इसके बाद त्रुटि होने लगेगी क्योंकि 0.02 ग्राम दिया गया है, इसका मतलब 0.01 ग्राम की गलती हो सकती है। जबकि दूसरी माप 9.89 ग्राम भी ±0.1 ग्राम तक ही यथार्थ है क्योंकि कम से कम इतना नापा जा सकता है। देखिए पॉइंट के बाद 0 2 अंक है, तो पॉइंट के बाद कम से कम संख्या वाले 2 अंक रखे जाते हैं, तो 0.01 कम से कम संख्या है। अब 1.02 में अपेक्षिक त्रुटि,
अब 1.02 में आपेक्षिक त्रुटि, तो प्लस माइनस 0.01 अपान 1.02 इंटू 100 जब प्रतिशत में बदलेंगे। ऊपर हमने बताया था कि 1.02 में कितनी त्रुटि है 0.01, इसलिए 1 में 0.01 अपान 1.02, इसलिए 100 में 0.01 अपान 1.02 इंटू 100, तो यह आ गया प्लस माइनस 1%। इसी प्रकार 9.89 ग्राम में अपेक्षिक त्रुटि, तो 9.89 में 0.01 है, इसलिए 1 में 0.01 अपान 9.89, इसलिए 100 में 0.01 अपान 9.89 इंटू 100, तो यह आ गया प्लस माइनस 0.1%। तो देखिए दोनों में प्लस माइनस 0.1% की त्रुटि दिखाई दे रही है, अपेक्षिक त्रुटि यानी रिलेटिव एरर। तो अंत में याद रखिए कि बहुपदीय अभिकलन के मध्यवर्ती परिणाम को परिकलित करने में प्रत्येक माप को अल्पतम परिशुद्ध माप से एक सार्थक अंक अधिक रखना चाहिए, तो इसको ध्यान देना। अब इसी चीज को इंग्लिश में थोड़ा देख लेते हैं। कह रहा है फाइनली रिमेंबर, मतलब अंत में याद रखिए, द इंटरमीडिएट रिजल्ट जो मध्यवर्ती परिणाम है, इन ए मल्टी स्टेप कंप्यूटेशन, जो मतलब कई स्टेप में जो जोड़ा गया है घटाया गया, शुड बी कैलकुलेटेड टू वन मोर सिग्निफिकेंट फिगर, उसको कैलकुलेट करते समय उसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा रखते हैं, यानी एक सार्थक अंक ज्यादा तक कैलकुलेट करते हैं। इन एवरी मेजरमेंट, प्रत्येक नाप तौल में, देन द नंबर ऑफ डिजिट इन द लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट, जितना कम से कम लीस्ट मतलब कम से कम अंक दिए गए हैं माप तौल में या मेजरमेंट में। अब देखिए एग्जाम्पल द्वारा इसको स्पष्ट करेगा। आंकड़ों के अनुसार इसे तर्कसंगत करने के बाद ही इनकी अंकीय संक्रियाएं करना चाहिए, अन्यथा पूर्णांकन की त्रुटियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो वही कह रहा है आंकड़ों के अनुसार इसे तर्कसंगत करने के बाद ही इनकी अंकीय संक्रियाएं करना चाहिए, मतलब जो अंकों का कैलकुलेशन है वो बाद में ही करना चाहिए। इंग्लिश में देख लेते हैं। These should be justified by the data and then the arithmetic operation may be carried out. तो आंकड़ों के अनुसार इसे तर्कसंगत करने के बाद ही इनकी अंकीय संक्रियाएं, अर्थमेटिक जो डाटा है उसको कैलकुलेट करना चाहिए, अन्यथा पूर्णांकन की त्रुटियां उत्पन्न हो जाएंगी। अन्यथा पूर्णांक कहाँ लगाएं ये दिक्कत फंस जाएगी। जैसे उदाहरण दे रहा है, उदाहरण 9.58 के व्युत्क्रम का 3 सार्थक अंकों तक पूर्णांकन करने पर मान 0.104 है। तो यहां पर देखिए 9.58 है। अब कह रहा है इसका व्युत्क्रम यानी 1/9.58, तो इसको करेंगे सरल तो आ जाएगा 0.043841 और भी आगे तक आ रहा है, लेकिन हमको समझना है। तो 0.10433841 यहाँ तक मानिए। तो वही कह रहा है कि उदाहरणार्थ 9.58 के व्युत्क्रम का 3 सार्थक अंकों तक पूर्णांकन करने पर मान 0.104 आ जाएगा। तो 0.104 आएगा क्योंकि आगे 3 है, 3 हमारा 5 से कम है, इसलिए 4 को 5 नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ तक करेंगे तो अगर हम फिर इसको उल्टा करें तो वही कह रहा है कि परंतु 0.104 का व्युत्क्रम करने पर अब इसका व्युत्क्रम करने का मतलब 1/0.104 लिखें। तो कह रहा है इसका मान जो है
व्युत्क्रम करने पर 3 सार्थक अंकों तक प्राप्त मान 9.62 आ रहा है। इसको करेंगे तो 9.62 आ जाएगा, जबकि यहाँ पर 9.58 है। तो वही कह रहा है, पर यदि हमने 1/9.58 किया और यहाँ तक कैलकुलेट किएगा 4 सार्थक अंकों तक, यहाँ पर देखिए 0.10438 है। अगर इस 8 को 5 से ज़्यादा है तो इस 3 को 4 कर दें और 0.1044 लिखें, तो यहाँ पर देखिए 0.1044 लिख दिया 4 सार्थक अंकों तक। तो कह रहा है फिर अगर हम इसको पूर्णांकित करेंगे यानी 1/0.1044 करेंगे तो हमें यही वैल्यू प्राप्त होगी। तो इसीलिए कह रहा है कि कैलकुलेशन एक ज़्यादा सार्थक अंक तक करना चाहिए। तो इसमें 3 सार्थक अंक है तो 4 सार्थक अंकों तक कैलकुलेट करें अगर हम, तो परिणाम फिर यही प्राप्त होगा। तो ये उसके कहने का मतलब है। तो वही कह रहा है कि उदाहरण 9.58 के व्युत्क्रम का 3 सार्थक अंकों तक पूर्णांकन करने पर मान 0.104 है, परंतु 0.104 का व्युत्क्रम करने पर यानी फिर इसको 1/0.104 लिखेंगे तो 3 सार्थक अंकों तक प्राप्त मान 9.62 है, जबकि 9.58 आना चाहिए। पर यदि हमने 1/9.58 इसको मतलब 0.1044 लिखा, मतलब यहाँ 3 सार्थक अंक है, यहाँ 4 सार्थक अंकों तक लिखा होता तो उसके व्युत्क्रम को 3 सार्थक अंकों तक पूर्णांकित करने पर हमें मूल मान ये 9.58 प्राप्त होता। तो इसीलिए कह रहा है कि यहाँ 3 सार्थक अंक है तो 1 सार्थक अंक और अधिक रख के कैलकुलेशन में करिए। तो यही कह रहा है कि परिशुद्ध माप से 1 सार्थक अंक अधिक रखना चाहिए तो कैलकुलेशन हमारा लगभग सही आएगा। उपरोक्त उदाहरण जटिल बहुपदी परिकलन के मध्यवर्ती पदों में कम से कम परिशुद्ध माप में अंकों की संख्या की अपेक्षा एक अतिरिक्त अंक रखने की धारणा को न्यायसंगत ठहराता है, जिससे कि संख्याओं की पूर्णांकन प्रक्रिया में अतिरिक्त त्रुटि से बचा जा सके। अब अगला है हमारा पॉइंट भौतिक राशियों की विमाएं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जरूर जाता है, किसी न किसी की विमा आपसे पूछी जाएगी। तो डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन ये हम पढ़ेंगे। डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशियों की विमाएं। तब समझिए कि विमाएं क्या होती हैं, इसको ध्यान देना। किसी भौतिक राशि की प्रकृति की व्याख्या उसकी विमाओं द्वारा की जाती है। व्युत्पन्न मात्रक मतलब व्युत्पन्न मात्रक जो मूल मात्रक 7 बताए गए से उनसे जो उत्पन्न हुए हों उनको व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। द्वारा व्यक्त होने वाली सभी भौतिक राशियां 7 मूल राशियों के संयोजन के पदों में प्रस्तुत की जा सकती हैं। इन मूल राशियों को हम भौतिक संसार की 7 विमाएं कह सकते हैं और इन्हें गुरु कोष्ठक के साथ निर्दिष्ट किया जाता है। गुरु कोष्ठक मतलब बड़ा कोष्ठक, ये जो बनाया गया है। इस प्रकार लंबाई की विमा गुरु कोष्ठक के अंदर यल, विद्युत धारा की एम्पियर होती है तो बड़े कोष्ठक में ए, ऊष्मा गति की ताप की बड़े कोष्ठक में के, ज्योत तीव्रता की बड़े कोष्ठक में CD क्योंकि कैंडेला होती है, और पदार्थ की मात्रा की बड़े कोष्ठक में मोल। किसी भौतिक राशि की विमाएं उन घातों या घातांकों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाना पड़ता है। इसको ध्यान दीजिए। अब ये जो मूल राशियां हैं इनकी जो विमा है, इनके ऊपर जो घात लगाए जाएंगे उन्हीं घातों को ही विमाएं कहते हैं। तो वही कह रहा है कि किसी भौतिक राशि की विमाएं उन घातों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाना पड़ता है। मूल राशियों पर ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, किसी राशि को गुरु कोष्ठक यानी बड़े कोष्ठक से घेरने का यह अर्थ है कि हम उस राशि की विमा पर विचार कर रहे हैं, मतलब एक कोष्ठक के अंदर जो है उसी पर विचार कर रहे हैं। यांत्रिकी में यानी मैकेनिक्स में सभी भौतिक राशियों को विमाओं L, M और T के पदों में व्यक्त किया जा सकता है।
उदाहरणार्थ किसी वस्तु द्वारा घेरा गया आयतन उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अथवा 3 लंबाइयों, लंबाई को भी मीटर में नापेंगे, चौड़ाई को भी, ऊंचाई को भी, इसीलिए कह रहा है कि अथवा 3 लंबाइयों के गुणन द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। जब सिर्फ सबको लंबाई में ही मीटर से ही नापना है तो सबके लिए एल लिख दिया गया। इसीलिए कह रहा है कि इसलिए आयतन का विमीय सूत्र बड़े कोष्ठक में एल लंबाई के लिए, बड़े कोष्ठक में एल चौड़ाई के लिए, बड़े कोष्ठक में एल ऊंचाई या गहराई के लिए, तो आयतन की विमा एल बड़े कोष्ठक के बाहर 3 यानी 3 बार है तो क्यूब कर दिया गया। तो हमारी आयतन की विमा 3 हो जाएगी एक तरह से। तो ये एल अब देखिए क्यूब हुआ तो एल कोष्ठक के अंदर एल क्यूब कर दिया। क्योंकि आयतन द्रव्यमान और समय पर निर्भर नहीं करता, इसलिए यह कहा जाता है कि आयतन में द्रव्यमान की शून्य विमा है, जिसको m कोष्ठक के अंदर m0 लिखेंगे। समय की शून्य विमा यानी कोष्ठक में t के अंदर 0 तथा लंबाई की 3 विमाएं यानी कोष्ठक में l की पावर 3 लिखते हैं। तो इस प्रकार से लिखा जाता है mlt के फॉर्म में। ये 3 यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स में 3 आएंगे हमारे mlt। तो अब जैसे l का क्यूब है, m में कुछ नहीं है तो 0 लिखेंगे, t में कुछ नहीं है तो 0 लिखेंगे, वही यहाँ बताया गया है। इसी प्रकार बल को द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के रूप में इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण यानी फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन इंग्लिश में। तो द्रव्यमान गुणे त्वरण की त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण का मात्रक होता है। तो मीटर को लंबाई कह सकते हैं क्योंकि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब मीटर में नापा जाता है। अपान सेकंड स्क्वायर, सेकंड समय होता है तो समय का स्क्वायर कर दिया। अब बल की विमाएं, तो बल की विमा अगर निकालना है तो द्रव्यमान की बड़े कोष्ठक में m लिख देंगे, लंबाई की बड़े कोष्ठक में l और बटे में समय की बड़े कोष्ठक में t और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। तो ये हमारी बल की विमा हो जाएगी ml t⁻², क्योंकि ये t स्क्वायर जब बटे से ऊपर जाएगा तो स्क्वायर -2 में चेंज हो जाएगा। अतः बल में द्रव्यमान की 1, लंबाई की 1 और समय की -2 विमाएं हैं। तो अगर विमा पूछा जाए तो यहाँ द्रव्यमान की 1, लंबाई की 1 और समय की 2 विमा में, यहाँ अन्य सभी मूल राशियों की विमाएं शून्य है। और जो 4 मूल राशियाँ हैं, 7 मूल राशियाँ 3 ही हैं और जो अन्य हैं उनकी 0 है। ध्यान दीजिए इस प्रकार के प्रस्तुतिकरण में परिणामों पर विचार नहीं किया जाता। इसमें भौतिक राशियों के प्रकार की गुणता का समावेश होता है। इस प्रकार इस संदर्भ में वेग परिवर्तन, प्रारंभिक वेग, औसत वेग, अंतिम वेग और चाल ये सभी तुल्य राशियां हैं, क्योंकि ये सभी राशियां लंबाई बटे समय के रूप में व्यक्त की जा सकती हैं और इनकी विमाएं बड़े कोष्ठक में l अपान बड़े कोष्ठक में t या बड़े कोष्ठक में l t⁻⁻1 है। तो वही कह रहा है कि ध्यान दीजिए इस प्रकार के प्रस्तुतिकरण में परिणामों पर विचार नहीं किया जा सकता, परिमाणों पर विचार नहीं किया जाता। परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड कितना है, कि 10 किलोमीटर पर सेकंड है कि 100 किलोमीटर पर सेकंड है, या त्वरण के लिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है या 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इससे कोई मतलब नहीं। अब विमीय सूत्र एवं विमीय समीकरण, अब इसका अध्ययन हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज यहीं तक।